टैक्स से जुड़ी हर उलझनों को दूर करने के लिए लेकर हम हाजिर हैं आपका पसंदीदा शो टैक्स गुरु, जहां हम नियमों के दायरे में रहकर टैक्स बचाने के बेहतरीन तरीके आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण रॉय और आज हमारे साथ होंगे जाने माने टैक्स एक्सपर्ट मुकेश पटेल साहब, जो सीधे अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़े हैं। मुकेश पटेल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। और आप ऐसे समय में जुड़ रहे हैं जब सरकार ने काफ़ी पुराना इनकम टैक्स कानून को बदल दिया है, और बदला है तो लोगों को लग रहा है कि पता नहीं क्या क्या बदल गया। तो समय समय पे आप बताते रहे हैं, लेकिन और भी क्या कुछ बारीकियां आपसे पूछूंगा, क्योंकि आपने काफ़ी रिसर्च किया। इसलिए दर्शकों को बता दूं कि अगले आधे घंटे तक हम लोग कई सारी बारीकी बातें बताने वाले हैं। खास तौर से 2 करोड़ से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो जीरो टीडीएस के लिए फॉर्म भरते हैं। तो जो फॉर्म भरते हैं ना, तो मैं देख रहा था डेटा, उस डेटा में मैंने देखा कि 15G और 15H ये एक फॉर्म भरते हैं, उसको लेकर के अब नया फॉर्म आ गया है और 15G और 15H की हो गई विदाई। तो इसके लिए नया फॉर्म क्या है, कायदे कानून क्या है, इस पे बातचीत करेंगे। साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि नए और पुराने टैक्स जो इनकम टैक्स एक्ट है, यानी मार्च और अप्रैल के बीच का जो ट्रांजिशन होगा, वहां पे टीडीएस कैसे कटेगा, वो भी बड़ा महत्वपूर्ण बात है, इस पर आपको गौर करना होगा। और एक और चीज, एक बड़ी पेचीदा बात निकलकर सामने आई है कि अगर पिता का सरनेम और बेटा का सरनेम अलग अलग होता है तो पिता अपने बेटा को गिफ्ट दे सकता है क्या? गिफ्ट देना है तो क्या बारीकियां ध्यान रखनी है? इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे हम लोग मुकेश पटेल साहब से। लेकिन सबसे पहली बात, फॉर्म 15G और फॉर्म 15H को लेकर के आपको जानकर आश्चर्य हुआ कि करीब 90 लाख 15G फॉर्म भरे जाते हैं और करीब 1 करोड़ 15H फॉर्म भरे जाते हैं, और ये भरे जाते हैं जीरो टीडीएस को क्लेम करने के लिए। अब इतने सारे जो लोग हैं ना, उनके लिए 15G या 15H को भूल जाना है 1 अप्रैल 2026 से, यानी चालू कारोबारी साल से। अब आप कहेंगे भूल जाना है तो करना क्या है? तो ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि करना क्या है। तो ये मुकेश पटेल साहब से समझेंगे। मुकेश पटेल साहब, 15G और 15H को भूल जाएंगे, चलिए आपने कहा तो भूल जाता हूं मैं। अब भूल गया तो फिर याद क्या रखना है? याद रखना है लक्ष्मण जी, नया अवतार, नया साल माना 1 अप्रैल 2026 से लेके जो 26-27 टैक्स ईयर है, उसमें हम उपयोग करेंगे फॉर्म 121, और ये दोनों का संगम इसमें किया गया है। माना पहले आपका 15G नॉन सीनियर सिटीजन्स के लिए और 15H सीनियर सिटीजन्स के लिए हुआ करता था। अब दोनों के लिए एक कंसोलिडेटेड फॉर्म 121, याद रखना आसान है, 121, वो 121 याद रख के आपको आगे चलना है। तो फॉर्म 121 जो है, ये जो आपने कहा, तो ये 15G 15H दोनों की जगह एक फॉर्म ले लेगा, फॉर्म 121। तो इसमें 2 फॉर्म नहीं होगा, पहली बात तो ये जरा क्लियर कर दीजिएगा। दूसरा कि बेनिफिट में कोई अंतर आएगा क्या, कि सिर्फ फॉर्म ही बदल रहा है? लक्ष्मण जी, सबसे पहले मैंने जैसे बताया, अब 2 फॉर्म नहीं, एक ही फॉर्म होगा। अब आप पूछेंगे कि नॉन सीनियर सिटीजन और सीनियर सिटीजन, हालांकि ये दोनों केवल रेसिडेंट्स के लिए है। अगर कोई एनआरआई है तो उसको तो टैक्स कटता ही है, वो 15G 15H भी नहीं भर सकता था और 121 भी नहीं भरेगा। अब आपने पूछा कि दोनों में अंतर क्या है और डिडक्टर क्या ख्याल रखेगा। तो अब ये जो नई सेक्शन है 393 सब सेक्शन 6, उसका फोकस ये है कि अगर जो डेक्लरेंट है, डिडक्टी है, उसकी टैक्सेबल इनकम पर उसको कोई टैक्स नहीं भरना है तो ये डिक्लेरेशन दे सकता है। अब अंतर ये रहेगा कि आप सीनियर सिटीजन हो, माना पहले जो 15H भरते थे, सीनियर सिटीजन के केस में आपको टैक्स नहीं भरना है। इंडिविजुअल को 12 लाख से कम इनकम है, और मान लीजिए पेंशन है तो 12,75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन आप नए रिजीम के तौर से। तो अब ख्याल में ये रखना है कि 12 लाख या 12,75,000 तक सीनियर सिटीजन ये फॉर्म 121 भर सकेगा। और अच्छी बात यह है कि इसको इसी में इनकॉर्पोरेट कर दिया गया है। अगर आप नॉन सीनियर हैं, क्योंकि एज से पता तो चलेगा आप नॉन सीनियर हैं, तो आपके लिए ये 12 लाख वाली लिमिट नहीं लगेगी, आपको बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का ही फायदा मिलेगा। न्यू रेजिम में 4 लाख से कम है
और पुराने रेजिम ओल्ड रेजिम में 2.5 लाख से कम है, तभी आप ये डिक्लेरेशन भर सकेंगे। बिल्कुल, मैं यही सवाल पूछना ही चाह रहा था कि आपसे कि इसमें इनकम टैक्स की सीमा कोई है कि इनकम कितनी होनी चाहिए। एक चीज और कि ये सिर्फ इंडिविजुअल के लिए है या फिर एचयूएफ हैं, एओपीज हैं, चैरिटेबल ट्रस्ट हैं, वो सब भी इसको भर सकते हैं? बिल्कुल भर सकते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल के साथ जो एचयूएफ है उसमें भी ओल्ड और न्यू में मैंने जैसे लिमिट्स बताई 2.5 लाख और 4 लाख, और एओपी के केस में भी यही लिमिट होती है। इनफैक्ट चैरिटेबल ट्रस्ट को भी एओपी माना जाता है, इसलिए उसके केस में भी छोटे छोटे ट्रस्ट है, उनकी 4 लाख से कम इनकम है, तो नए रेजिम के आधार से वो ये फॉर्म 1 to 1 भर सकेंगे। बिल्कुल। तो एक चीज और, इसका काफी फायदा मिलेगा। एक चीज और बड़ा इंटरेस्टिंग सा मामला है कि दोनों में फीचर सेम है कि फीचर अलग अलग है? अगर सेम है तो फिर फॉर्म क्यों बदला, या फिर कुछ अलग फीचर तो वो जरा बता दीजिए दर्शकों को। फीचर्स, एक तो उनका मकसद ये था कि 2 फॉर्म की जगह 1 फॉर्म कर दिया। हाँ, ये तो अच्छा किया। दूसरा, उन्होंने कुछ सुधार ऐसे लाए हैं। एक तो क्या था, पहले सीबीडीटी के सर्कुलर के तहत ये सीनियर सिटीजन को हम विशेष फायदा देते थे रिबेट के आधार से। अब उसमें कई जो इंस्टीट्यूशंस या बैंक्स हैं वो एक्सेप्ट नहीं करते थे। आपको याद होगा टैक्स गुरु में भी बहुत सारे हमारे पास सवाल आते थे। अब इसी फॉर्म में इसको स्पष्ट कर दिया गया है और कानून में ये बदलाव लाया गया है। तो ये और एक तीसरी बहुत इंटरेस्टिंग बात ये है कि आप गलत डिक्लेरेशन कर रहे हैं या नहीं, उस पर उनकी नजर रहे, इसलिए वो पिछले 2 साल की आपकी टोटल इनकम, आपने आईटीआर कब भरा और कितनी रकम का भरा एक्नॉलेजमेंट के साथ, वो डिटेल्स भी इसमें मांग रहे हैं पहली बार। तो ये ख्याल रखना है। तो आपने दोनों बातें कह दी, एक तो डरा भी दिया लोगों को कि भाई 2 साल का पूरा हिसाब किताब मांग रहे हैं आपसे, तो कुछ उल्टा पुल्टा आप कर नहीं पाएंगे। दूसरा, जो लोग सही रास्ते से चल रहे हैं, टैक्स गुरु के बताए रास्ते पे चल रहे हैं, उनके लिए अच्छी बात यह है कि आपके लिए कायदे कानून को आसान कर दिया गया है। 2 फॉर्म की जगह 1 फॉर्म कर दिया है, जितना बखूबी से बताया मुकेश पटेल साहब ने। एक चीज और, चलते चलते टीडीएस का ही मामला है, क्योंकि एफएम ने एक बार और कही थी वित्त मंत्री साहिबा ने कि सिंगल विंडो फाइलिंग की व्यवस्था हम लोग शुरू कर रहे हैं नो टीडीएस वालों के लिए इन रिस्पेक्ट ऑफ डिविडेंड्स। तो वो क्या, थोड़ा संक्षिप्त में बताइए, तो फिर हम लोग चलेंगे। ढेर सारे कॉल आ चुके हैं हमारे पास। लक्ष्मण जी, 1 साल का इंतजार, दैट्स द ओनली आंसर, क्योंकि ये जो बहुत अच्छा प्रोविजन है, आई विश कि उसको लाने में ये इतना विलंब करने की आवश्यकता नहीं थी, पर ये 1 अप्रैल 2027 से अमल में आएगा, इसलिए 1 साल के लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा, तब तक इसी फॉर्म से आपको चलाना पड़ेगा। ओह, तो 1 साल का इंतजार करिए। 1 साल जब खत्म हो जाएगा, जब शुरू होगा, तो हम लोग इस पे डिटेल चर्चा करेंगे, आपके लिए कैसे फायदेमंद इस पे बातचीत करेंगे। लेकिन इस बीच कई सारे फोन कॉल्स आ चुके हैं और शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। सबसे पहले चलते हैं दिल्ली, जहां से उत्साह वार्ष्णेय जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। उत्साह वार्ष्णेय जी, नमस्कार, बताएं क्या उलझन आपकी? नमस्कार सर, सबसे पहले तो सर थैंक यू मुझे मौका देने के लिए, एक सवाल पूछने के लिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में जुड़ने के लिए। तो मेरा सवाल एक्चुअली थोड़ा पीछे से बैकग्राउंड से चलता हूँ कि मैं फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में स्टार्टिंग में, जब अप्रैल स्टार्टिंग में कंपनी ने हम लोगों से टैक्स डिक्लेरेशन और प्रोविजनल डिक्लेरेशन मांगे थे लाइक टैक्स रिजिम के लिए, तो मैंने वहाँ पे उस समय ओल्ड रिजिम कंपनी को बोला था कि ओल्ड रिजिम के थ्रू मैं जाऊंगा और अपने इन्वेस्टमेंट्स वगैरह डिक्लेयर करूंगा। लेकिन जब दिसंबर में कंपनी ने इन्वेस्टमेंट्स वगैरह मांगे तो मेरे पास पूरे नहीं हो पाए थे, तो मैंने कम इन्वेस्टमेंट दिखाए बोला उनको, और उन्होंने फिर उस हिसाब से जनवरी फरवरी मार्च में ज्यादा टैक्स काट लिया। और उस टैक्स के बदौलत जब मैंने आईटीएफ फाइल करने के लिए गया, उससे पहले मैंने एडवांस टैक्स भी थोड़ा एक्स्ट्रा पे कर दिया 1 लाख रुपीज। और जब मैंने आईटीएफ फाइल किया, वो मैंने न्यू रिजिम में फाइल किया, क्योंकि वहां मुझे लगा बेनिफिट हो रहा है, तो इसलिए मेरा जो है रिफंड अच्छा खासा बन गया। लेकिन अब वहाँ पे इन्वेस्टमेंट 0 हम लोगों ने दिखाया, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कुछ थे नहीं न्यू रिजिम में, तो मेरा रिफंड जब मैंने अपना ई फाइलिंग वगैरह सब कर दिया, लेकिन वो अभी तक प्रोसेस होके नहीं आया, क्योंकि इसका लाइक आईटीआर वाला आईटी डिपार्टमेंट थोड़ा स्ट्रिक्ट है शायद। तो मेरा अभी आज 1 अप्रैल हो गया, अभी तक कुछ प्रोसेस नहीं हुआ है। सिमिलर सिचुएशन मेरा इस साल फाइनेंशियल 2025-26 के लिए भी है। मैंने ओल्ड रिजिम ही सिलेक्ट कर रखा था, लेकिन न्यू रिजिम ही मेरे लिए बेनिफिशियल होगा जब मैं आईटीआर फाइल करूंगा। तो इस सिचुएशन में लाइक आईटी डिपार्टमेंट हमारा प्रोसेस नहीं कर रहा है, लाइक
वो कैसे क्या है, क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस काफी कम होता जा रहा है, लाइक इसको लेके मन में डर भी रहता है कि पता नहीं, कॉन्फिडेंस क्या कम होगा, मत अभी तक रखिए ठीक और बिल्कुल वो डर मत रखिए, क्योंकि मुकेश पटेल साहब हैं, वो सारे डर सारे कॉन्फिडेंस को दूर करेंगे। मुकेश पटेल साहब। बिल्कुल लक्ष्मण जी, सबसे पहले तो वार्ष्णेय जी को बताएं, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके रिफंड में जो थोड़ा विलंब हुआ है वो शायद वो बड़ी रकम के कारण, पर उसको ये ओल्ड और न्यू रेजिम की आपकी पसंदगी से कोई भी रिश्ता नाता नहीं है। माना, क्योंकि कानूनन आप जब तक आप रिटर्न फाइल करते हैं तब तक आप अपनी पसंदगी कर सकते हैं। माना, यू कैन डिसाइड वेदर यू वांट टू गो फॉर ओल्ड और न्यू। और जिसके केस में बिजनेस इनकम नहीं है वहां तो कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो तो हर साल अपना डिसीजन बदल सकता है। और कभी आपने अपने एम्प्लॉयर को एक ऑप्शन बताया है, पर रिटर्न फाइल करते समय आपको लगता है कि दूसरा ऑप्शन आपके लिए ज्यादा फायदेमंद है, तो आप जरूर बदल सकते हैं, इसमें कोई फिक्र मत करिए। सो यू रिलैक्स, कॉन्फिडेंस को लो मत करिए, एंड इट विल बी परफेक्ट। आई एम श्योर आपको रिफंड भी मिलेगा और ये नया रिटर्न भरने में आपको कोई संशय रखने का कारण नहीं है। उत्साह वार्ष्णेय जी, उत्साह वापस आया कि नहीं आया? बिल्कुल उम्मीद तो लग रही है पूरा कि सब कुछ अच्छा होना चाहिए। लाइक देखते हैं बाकी आईटी डिपार्टमेंट कैसे प्रोसेस करते हैं। जब तक नहीं, बिल्कुल अच्छा प्रोसेस होगा, नहीं होगा तो हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। और मुकेश पटेल साहब जो है सो सिर्फ आपको ही सलाह नहीं देते हैं, हमें सलाह नहीं देते हैं, दरअसल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी सलाह देते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं इस बात को, इसीलिए कुछ होगा तो मुकेश पटेल साहब को पकड़ा जाएगा, कहेगा कि आप थोड़ा सलाह दीजिए क्या करना है। लेकिन कोई टेंशन की बात नहीं है, कभी कोई उलझन हो तो ऐसे आप tax@moneycontrol.com पे लिखिएगा, हम लोग आपकी समस्या को दूर करेंगे। अभी एक और फोन कॉल आ चुका है गुजरात के वडोदरा से, विनोद पारिक साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे। विनोद पारिक साहब नमस्कार जी। नमस्कार, मैं लखपत जी आपका और मुकेश सर का बहुत बड़ा फ्रेंड हूँ और मैं हार्डली मॉर्निंग का शो मिस करता हूँ। मेरा आज का क्वेश्चन ये है कि मैं बहुत साल से शेयर बाजार में काम करता हूँ, शायद हर्षद भाई का टाइम से। लेकिन क्या है कि कुछ कंपनी का शेयर मेरे पास ऐसा है कि जो डीलिस्ट हो गए हैं, जैसे कि पारक प्लेटिनम, LML, रोल्टा, वीडियोकॉन, सिंटेक्स, ऐसे 4-5 शेयर है। तो मुझे मुकेश सर से ये पूछना था कि एज ऑन टुडे मेरे इनकम टैक्स में वो उसका पैसा बताता है कि मेरा शेयर मैंने इस भाव में लिया है, तो वो डीलिस्ट हो गया तो उसका कोई वैल्यू तो अभी आएगा नहीं। तो कैन आई शो इट इज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, एंड इफ यस अंडर विच सेक्शन? ये दरअसल आपकी जो समस्या है ना, वो बहुत लोगों की समस्या ये है, और पहले तो बहुत फ़ोन कॉल्स भी आते थे। मुकेश पटेल साहब, इनके सवाल का जवाब तो दीजिए, साथ ही साथ ऐसे जितने लोग जिनके पास डिलिस्ट किए हुए शेयर पड़े हुए हैं उनको भी बता दीजिए कोई ऐसा टिप्स जो टैक्स गुरु देखें और बिल्कुल वाह करना शुरू कर दें। बिल्कुल लक्ष्मण जी, हमें टिप बताना पड़ेगा, क्योंकि कानून में तो कोई सीधा प्रावधान नहीं है कि जिसके आधार से आपका शेयर डीलिस्ट होता है तो ऑटोमेटिक आप क्लेम कर सके लॉन्ग टर्म लॉस। क्योंकि कैपिटल लॉस क्लेम करने के लिए, हालांकि आपको लॉस जरूर हुआ है, पर वो लॉस क्लेम करने के लिए यू हैव टू ट्रांसफर दी शेयर। अब ये दो तरीके से हो सकता है। लिस्टिंग होता है तब तो आप उसको लिस्टेड शेयर्स को ब्रोकर और मार्केट के थ्रू कर सकते हैं अपने डीमेट अकाउंट से। पर अगर डीलिस्टेड शेयर्स हैं तो उस केस में आपको ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा। तो ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शन ट्रांसफर करते हैं लक्ष्मण जी हमारे दर्शक, तो ये बिल्कुल कानूनन तरीका है, और उस केस में टेक्निकली जीरो तो नहीं बता सकते हैं, क्योंकि अदरवाइज द कंप्यूटर विल नॉट टेक दैट फिगर। उसको कुछ भी एक टोकन, 1 रुपये का भी आप वैल्यू दिखा के आपकी जो कॉस्ट प्राइस है और ये 1 रुपये का जो डिफरेंस है उसको आप लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस जरूर कर सकते हैं। और ऑफ मार्केट में यू हैव टू फाइंड समबडी हु विल बाय दिस शेयर। तो अपने फैमिली में भी ये रख सकते हैं, अपने नोन एंटिटीज में रख सकते हैं, और ये ट्रांसफर के तहत ये डीलिस्टेड शेयर्स का लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस आप जरूर ले सकते हैं। ये कानूनन बिल्कुल रास्ता है और ये हमारे दर्शकों के लिए उपयोगी टिप है लक्ष्मण जी।
लेकिन इसमें एक चीज़ समझ नहीं पा रहा हूँ मुकेश पटेल साहब कि ये डीलिस्ट किए हुए शेयर का अकाउंट में बने रहना ये एक तो बहुत ही कॉमन समस्या है, और डीलिस्ट हो गया शेयर ये भी कोई गैर कानूनी नहीं है। इनकम टैक्स विभाग को कुछ ऐसा व्यवस्था करनी चाहिए, ये झंझट खत्म हो जाए। डीलिस्ट किया हुआ शेयर है, पता है आपको, तो आप उसका किसी प्रोविजन के तहत क्लेम करिए, खत्म करिए कहानी। इसके लिए तो एक कानूनन बदलाव लाना पड़ेगा, कानूनन बदलाव और लाना हम पड़ेगा, सब इंतजार करें कि अब नेक्स्ट बजट में इसके बारे में कोई हम सुझाव रखें वित्त मंत्री के लिए कि भाई अब किसी का नसीब ही ऐसा है कि शेयर डीलिस्ट हो गया तो नुकसान है, एटलीस्ट टैक्स पर्पस के लिए तो उसको कुछ फायदा लेने दीजिए। बिल्कुल। विनोद पारिक साहब, कोई अब कंफ्यूजन तो नहीं है? मेरा एक और क्वेश्चन ऐसा आ गया कि कैन आई ट्रांसफर दिस शेयर, तो ये उसको मैं रिलेटिव के नाम से ट्रांसफर कर सकता हूँ 1 रुपये में? कर सकते हैं, मैंने बताया किसी को भी कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर प्रोसीजर के साथ करिएगा और उसको अपने आईटीआर में डिक्लेयर भी करिएगा। अच्छा, ये शेयर डिलिस्ट हो गया तो कैसे ट्रांसफर करेंगे? ऑफिशियल ट्रांसफर करना पड़ेगा? नहीं, इसमें 2 प्रकार के हैं। ऑफ मार्केट में अगर आईएसआईएन नंबर उसका है तो आपको इतना तो सतर्क रहना है कि वो बिल्कुल ऑफ मार्केट भी ना हो। इसी इसमें 2 प्रकार की सिचुएशंस हो सकती है लक्ष्मण जी। एक, मार्केट में उसके ट्रांजैक्शंस होते हैं तो वो लिस्टिंग के आधार से आप कर सकते हैं। अगर वो टोटली इफ इट इज ऑफ दी ट्रांसफर लिस्ट तो कुछ नहीं कर सकते आप। बट अगर उसका प्राइवेटली भी आप ट्रांसफर कर सकते हैं आईएसआईएन नंबर के आधार से, तो आप जरूर ये अपने रिलेटेड पार्टी के साथ ये ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। चलिए, तो बहुत पूरी बारीकियां आपने बता दी। तो पारिक साहब के साथ साथ बाकी जितने लोग हैं जिनके साथ ये समस्या, सबकी समस्या सुलझ गई होगी आपके जवाब के साथ। और फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का बताएं कि मार्च अप्रैल का जो ट्रांजिशन पीरियड है उस दौरान अगर आपको टीडीएस कट रहा है तो कैसे उसको क्लेम करें, इस पर बातचीत करेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं, कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ बने हुए हैं अहमदाबाद से जाने माने टैक्स एक्सपर्ट मुकेश पटेल साहब। मुकेश पटेल साहब, कई लोगों के सवाल हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सवाल मेरे पास है। वो दरअसल टीडीएस से जुड़ा हुआ ही, पिछली बार आपसे पूछ नहीं पाया था कि ये ट्रांजिशन पीरियड जो हो रहा है मार्च अप्रैल में, तो उस वक्त टीडीएस किसी का कट रहा है तो उसका क्या हिसाब किताब कैसे रखा जाए? बिल्कुल, ये ट्रांजिशन ईयर माना संक्रांति काल है, पुराने से आप नए में जा रहे हैं। आपको ख्याल ये रखना है कि 31 मार्च 2026 तक अगर कोई भी आपने पेमेंट किया है, ऐसा हो सकता है कि उसका टीडीएस आपको काटने की जिम्मेवारी कानूनन, अगर आप गवर्नमेंट है तो 7 अप्रैल और अदर केसेस में 30 अप्रैल 2026, क्योंकि 1 महीने का टाइम मिलता है आपको ये एंड के आधार से। अब सवाल ये है कि काटा आपने पुराने रेजिम में भरना है नए रेजिम में, क्योंकि पेड और क्रेडिटेड विचएवर इज अर्लियर के नियम के आधार से जाना है, तो आप क्या करें? तो इसके लिए सीबीडीटी ने जो क्लैरिफिकेशन दिया है लक्ष्मण जी, हमारे दर्शकों को हमें बताना है कि 31 मार्च 2026 तक के जो भी पेमेंट्स हैं उसका टीडीएस डिडक्टर ने काटा है, वो नए साल में भरते हैं तो भी पुराना चालान, पुराना स्टेटमेंट वगैरह उसी का आधार लेना है। और ये जो नया कानून, नए फॉर्म्स और नया प्रोसीजर है वो 1 अप्रैल 2026 के बाद जो पेमेंट्स पहली बार पेड या क्रेडिटेड होते हैं उसी को ये लागू होंगे, ये हमें ध्यान रखना है लक्ष्मण। तो ये बिल्कुल काफ़ी इंटरेस्टिंग सा पॉइंट आपने बताया कि अगर अप्रैल में कट गया क्रेडिट हुआ, मार्च में कट गया क्रेडिट हुआ, अप्रैल में चल के, तो इस ट्रांजिशन पीरियड में कैसे टीडीएस का क्या हिसाब किताब रखना है। एक सवाल आया है, बड़ा इंटरेस्टिंग है मुकेश पटेल साहब, वो है अभिषेक बंसल साहब का। जी, ये दरअसल मध्य प्रदेश से इन्होंने सवाल पूछा है, शायद ग्वालियर से इन्होंने सवाल पूछा है। फ़ोन पे हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो उनसे पूछ ही लेते हैं क्या सवाल है, फिर बताइए। बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल मुझे लगा। अभिषेक जी, स्वागत है हमारे शो में, बताएं क्या सवाल है आपका। गुड आफ्टरनून सर लक्ष्मण जी। जी गुड आफ्टरनून, नमस्ते सर। मेरा क्वेश्चन ये है, गुड आफ्टरनून। आज से हमारा नया वित्त वर्ष शुरू हुआ है 26-27,
जी, और मैंने सर अपने लास्ट फाइनेंस ईयर जो कि 25-26 जो कि कल ही खत्म हुआ है, तो इसमें अभी मैंने मेरे फादर के अकाउंट में, मेरे अकाउंट से मेरे फादर के अकाउंट में 2 लाख रुपए आरटीजीएस के थ्रू ट्रांसफर किए हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि मेरा सरनेम जो मेरे लीगल डॉक्यूमेंट्स है उसमें मैं अपने नाम में बंसल लिखता हूं और मेरे फादर लिखते हैं अग्रवाल। तो क्या मैं टैक्स सेविंग का जो बेनिफिट ले सकता हूं, जो फैमिली रिलेशन पिता एंड पुत्र के बीच होता है, तो उसमें टैक्स का बेनिफिट मिल जाएगा मेरे को, गिफ्ट वाला? तो ये समझना चाह रहा हूँ, जो हमारा सरनेम का इशू है कि वो अग्रवाल लिखते हैं और मैं बंसल लिखता हूँ, तो क्या ये कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा हमारे लिए? हालांकि आपने जो सवाल पूछा है अभिषेक जी, वो बहुत लोगों के मन में जाहिर सा बात है जो उठेगा ये सवाल। मुकेश पटेल साहब, सरनेम देखा जाता है या फिर कुछ अलग हिसाब? लक्ष्मण जी सबसे नहीं, उनको कोई फिक्र की आवश्यकता नहीं है। और इन द लाइटर वेन मैं ये कहूंगा कि शेक्सपियर ने ये कहा था, व्हाट इज देयर इन अ नेम, माना नाम से क्या, तो कानून भी ये कहता है कि आपकी सरनेम क्या है उसको हमें नहीं देखना है, हमें देखना है आपकी रिलेशनशिप क्या है। और नाम अलग होने से या सरनेम अलग होने से आपकी जो रिलेशनशिप है वो बदल नहीं जाती है। तो फादर एंड सन का रिलेशन बरकरार है, नाम भले अलग हो आपके 2 पान कार्ड से या जो भी पर्पस से, उसके कारण कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, एग्जम्पशन आपको जरूर मिलेगा। एक प्रैक्टिकल एडवाइस आपको और आपके जैसे हमारे बहुत सारे दर्शकों को मैं ये देना चाहूंगा कि जब आप जैसे आरटीजीएस से करते हैं या ऐसे चेक से या कोई भी इंस्ट्रूमेंट से अपने रिश्तेदार को जब गिफ्ट देते हैं, तो भविष्य में इसके बारे में कोई परिस्थिति खड़ी हो कि जहां आपको एक्सप्लेन करना हो या एविडेंस के रूप में सपोर्ट करना हो, ये जरूरी नहीं है कि आप कोई लीगल स्टैम्प पेपर पर ये करें, पर एक छोटा सा लेटर टाइप का भी ले लें विच इज गिविंग अ क्लियर सपोर्ट और इंडिकेशन कि भाई ये जो आपको मिला है वो आपको गिफ्ट के तौर से अपने रिश्तेदार, जो सेक्शन हमारे कानूनन इनकम टैक्स एक्ट के तहत बताया गया है, उसके आधार से मिला है, तो आपको ये उपयोगी रहेगा। लक्ष्मण जी, दैट्स द ओनली एडवाइस। अभिषेक जी कोई कंफ्यूजन? जी सर, बस लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है, जैसे कि सर ने कहा कि इसके लिए अपन राइटिंग में ले रहे हैं, तो इसके लिए अगर एक सादे पेपर पे या 10 रुपए का स्टाम्प है, और जैसे मैंने 30 मार्च को ट्रांसफर किया था मेरे फादर को, तो क्या उसी डेट में मेरे को लिखवाना रहेगा या उसके बाद में आज की डेट में या 2 दिन बाद की डेट में अपने फादर से लिखवा लूं? नहीं, बाद में भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है। आपको सबसे पहले मैंने जैसे बताया, कोई स्टैम्प पेपर की आवश्यकता नहीं है। इट शुड बी जस्ट अ सिंपल लेटर इन वॉट एवर फॉर्म, उसका कोई ऐसा लीगल फॉर्मेट भी नहीं है। क्लियर होना चाहिए कि आपके और आपके फादर के बीच में ये गिफ्ट का व्यवहार हुआ है, क्योंकि रेसिपिएंट को, और इम्पोर्टेंट ये है कि आप जिस फादर को आपने गिफ्ट दिया, तो फादर अपने आईटीआर में शेड्यूल ईआई एग्जम्प्ट इनकम का जो शेड्यूल है उसमें ये डिक्लेयर करे। ये महत्वपूर्ण है। 2 चीजें, एक लेटर रखिए और एक आप आईटीआर में इसको एग्जम्पशन के तौर से क्लियर एग्जम्प्ट इनकम दिखाइए, देन यू हैव नथिंग टू वरी। इसमें हम लोग ईमेल पे भी कर सकते हैं, क्यों पटेल साहब? हाँ, व्हाई नॉट, कोई भी फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इज ओके। मतलब जस्ट कि हमको इनकम टैक्स आईटीआर में दिखाना इतना ही महत्वपूर्ण है। आईटीआर में दिखाना महत्वपूर्ण है, और प्लस कोई भी एक प्रूफ हो, ईमेल पे कर दिए। ईमेल में ये होता है कि कागज खो जाए, कहीं कुछ हो जाए, ईमेल पे है तो हमेशा के लिए रिकॉर्ड यहाँ पर रह गया। कभी भी इनकम टैक्स विभाग खुदा ना खास्ता कहीं पूछ दे तो हमारे पास जानकारी होनी चाहिए। लेकिन सवाल बड़ा अच्छा था इसमें, इस वजह से क्योंकि ये कन्फ्यूजन बहुत लोगों के पास होता है। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात को लेकर हुई कि हमारे दर्शक, टैक्स गुरु के दर्शक कितने अवेयर रहते हैं कानून और कंप्लायंस को फॉलो करने के लिए। काफ़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ रही। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी सवाल लेकर आने के लिए हमारे पास, और मुकेश पटेल साहब आपका ये बहुत बहुत धन्यवाद सभी सवालों का बहुत ही आसान भाषा में और बहुत ही गहराई में जाकर जवाब देने के लिए। और टैक्स गुरु में फिलहाल इतना ही। आपके पास कोई भी सवाल हो, चाहे इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ हो या फिर जीएसटी से, तो आप हमें लिख भेजिए tax@moneycontrol.com पे, और सवाल के साथ अपना नाम और मोबाइल नंबर, हो सके तो 2 मोबाइल नंबर दे दीजिए, एक न लगे दूसरे बातचीत करा सके। सीधा टैक्स गुरु से आपके ऐसे बातचीत कराऊंगा, आपके हर उलझनों को दूर करूंगा। टैक्स गुरु में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए सिंपल सी आवाज। नमस्कार।